इस्लाम के नाम पर उन्होंने इस देश पर या पूरी दुनिया पर कब्जा करने का जो उन्होंने ख्वाब देखा हुआ है वो तो कभी पूरा नहीं होगा। कल आने वाला वक्त जो है ना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो, क्या के बलूचिस्तान में बैठेंगे तो कल ईरान भी सेफ नहीं है और पाकिस्तान भी सेफ नहीं है। और आतंकवाद की सबसे बड़ी मशीनरी जो है वो अफगानिस्तान में ही थी। यही तालिबान जो है ना कल पाकिस्तान की हुकूमत को भी खत्म कर देंगे और नेस्त नाबूद कर देंगे। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आज हमारे साथ बातचीत के लिए रईस खान पठान साहब मौजूद हैं। आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भारत सरकार में मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ अटैच हैं। तालिबान के मुद्दे पर आज हम इनसे बात करेंगे कि तालिबान किस तरह से आए, उनकी मंशा आगे क्या हो सकती है, ये जो पूरा प्रकरण रहा उसका मुद्दा क्या रहा। सबसे पहले तो रईस साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। रईस साहब, जिस तरह से अफगानिस्तान पे तालिबान ने टेक ओवर किया है उसे आप किस तरह से देखते हैं? अलग अलग राय आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा अमेरिकन सेटल प्लान था, कुछ लोग कहते हैं कि तालिबान ने ताकत के बल पे कब्जा किया, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका हार गया, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी करके जीत गया। आपकी क्या राय? देखिए, सबसे बड़ी तो शर्म की बात है पूरी दुनिया के लिए कि एक छोटे से मुट्ठी भर आतंकवादी जो है एक मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी बात आपकी ये कि ये जो अमेरिका के बारे में या किसी और कंट्री के बारे में अगर राय ली जाए तो उस राय को हम नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है कि हम सिर्फ आतंकवाद पे ही बात करेंगे कि आतंकवाद का खतरा जो है वो एक दिन से नहीं मंडला रहा था। ये 1976-77 से ये लोग जो थे वो अपने कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। एक वक्त आया था कि ये इन्होंने पूरे अफगानिस्तान के 3 तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि जो वाकया हुआ था 11/9 का शायद, और जो अमेरिका के अंदर हुआ था और अमेरिका के उसके बाद में एक तरह से जो है आतंकवाद को खत्म करने का जो बेड़ा अमेरिका ने उठाया था और अफगानिस्तान में आके इस आतंकवाद को खत्म करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए। और वहां पर उन्होंने एक सरकार बनाई जो सरकार बहुत अच्छी तरह से चलती रही और पूरी दुनिया में अमन के साथ में उन्होंने हुकूमत करी। लेकिन अचानक अमेरिका की पॉलिसी चेंज होती है और वो अपने फौजियों को वापस बुला लेते हैं। अमेरिका की पॉलिसी चेंज होने के बाद में जैसे ही अमेरिकन फौजी यहाँ से जाते हैं और तालिबान जो है ना एकदम ताकत में आ जाते हैं और इतनी ताकत में आ जाते हैं कि वो पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं। ये बड़ी शर्म की बात और अफसोस की बात है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाँ मौजूदा जो सदर थे उस वक्त के अशरफ गनी साहब को इसके बारे में खबर क्यों नहीं हो। और उन्होंने पूरी दुनिया को जब ये देखा उन्होंने कि चारों तरफ से वो घिर रहे हैं, आतंकवाद उनके ऊपर हावी हो रहा है, तालिबान जो है ना वो उनके ऊपर कंधार और काबुल के ऊपर जो है वो चढ़ते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया से क्यों नहीं मदद मांगी? अगर उन्होंने पूरी दुनिया में कहीं से किसी से भी मदद मांगी, अगर हमारे देश से भी मदद मांगते वो तो हमारे देश भी उनकी पूरी मदद करता। और ये एक जो कलंक लग गया है, आतंकवादियों ने एक मुल्क पर जो कब्जा कर लिया वो कब्जा कभी नहीं होता। इस पॉलिसी के बारे में हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक अपनी पॉलिसी होती है कि उसमें ना ज्यादा बोला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक मैं पार्ट हूँ, इसलिए मैं उसमें ना ज्यादा बोलते हुए इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये आतंकवाद जो आया है ये हमारे लिए बड़ा खतरा लेकर आया है। लेकिन रईस साहब, सवाल यह है कि उसी अमेरिका ने जिसने कल तालिबान को खत्म करने का दावा और वादा किया था, आज उसी के आगे सरेंडर क्यों कर गया? देखिए, ये एक पॉलिसी अमेरिका की जो है वो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं एक गवर्नमेंट का एक पार्ट हूँ और मुझे इतना जितनी मेरी अपनी हैसियत है मैं उसके मुताबिक बोलूंगा। और उसके आगे जो अमेरिका की पॉलिसी है और भारत की पॉलिसी है उसके बारे में मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूँ कि लेकिन सरेंडर कर दिया अमेरिका फिर ने। सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण में अब तालिबान ये कह रहा है कि वो औरतों को आज़ादी देगा, शरिया कोड के तहत औरतों को पढ़ने की आज़ादी होगी, बैंक में काम करने की आज़ादी होगी, बैंक ऑपरेट करेंगे, हॉस्पिटल्स ऑपरेट करेंगे। ये जो तालिबान अपना उदार चेहरा दिखा रहा है, इसे किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, ये कहना और करना बहुत दूर की बात है। आज भी वहां पर जो है ना खाना जंगी के हालात पैदा हो गए। आज ये हुआ है कि तालिबान ने तो कब्जा कर लिया हुकूमत के अंदर, लेकिन वहां पर जो दूसरे आतंकवादी जो बैठे हुए थे वो शायद उनको वो सरकार में जगह ना मिलने की वजह से वहां पर एक तरह का खाना जंगी शुरू हो चुका है। और रहा सवाल यह है कि मान और सम्मान का,
इस्लाम के नाम पर उन्होंने इस देश पर या पूरी दुनिया पर कब्जा करने का जो उन्होंने ख्वाब देखा हुआ है वो तो कभी पूरा नहीं होगा। इस्लाम अमन और भाईचारा चाहता है। इस्लाम जो है वो लोगों को जो है उनका हक दिलाना चाहता है और हक दिलाया है इस्लाम पर। ये नहीं है कि वो पूरी दुनिया पर जो दहशत फैलाए या दुनिया में अपने ही भाइयों का खून बहाए। आज जो खून बहाने वाले लोग हैं वो भी मुसलमान हैं, अपने आप को इस्लाम के जानने वाले और मानने वाले कहते हैं और इस्लामी कानून नाफिज करने वाले कहते हैं, और जिनका खून बह रहा है वो भी मुसलमान है। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो इस्लाम का परचम बुलंद करने का दावा करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ एक धोखा है और ये धोखे में दुनिया ना आए और ये हालात का इंतजार ना करें कि आने वाला वक्त जो है, हो सकता है कि कल आने वाला वक्त जो है ना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो, क्योंकि ये लोग अगर आतंकवादी हैं और अगर ये अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं तो नजदीक में बलूचिस्तान है, ये जाके बलूचिस्तान में बैठेंगे और बलूचिस्तान पे इन्होंने आतंक मचा के अगर बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया तो कल ईरान भी सेफ नहीं है और पाकिस्तान भी सेफ नहीं है। कल अगर ये किसी तरह से वहां पर कब्जा करने के बाद में अगर ये सिंध की तरफ बढ़ते हैं तो सिंध पे बढ़ने के बाद में ये होगा कि हम पूरी तरह से, हमारा देश जो भारत है वो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। इससे पहले कि वो खतरा हमारे ऊपर मंडलाए, कहीं ना कहीं से कोई भी पॉलिसी सरकार पूरी दुनिया के साथ में बैठे और यूएनओ के साथ में बैठे और इस मसले को जो है ना उठाए और इनके जो कदम है, जो बढ़ते हुए कदम है, इनको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करे। जिस तरह अब ये माना जा रहा है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के लिए भी खतरा हो जाएगा, लेकिन दुनिया के कई देश और डिप्लोमेट्स इस बात को मान रहे हैं कि अब पाकिस्तान और तालिबान के थ्रू ऑपरेट करेगा और भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि आतंकवाद हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से आतंकवाद उठ के आया है और आतंकवाद की सबसे बड़ी मशीनरी जो है वो अफगानिस्तान में ही थी। आतंकवाद जो पैदा हुआ है या जो आतंकवाद बढ़ा है वो पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से आया, लेकिन उसने पनाह ली है जो है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है उन आतंकवादियों का सहारा लेके हमें हमेशा हमेशा परेशान करते चले आ रहे हैं। जब से हम आजाद हुए हैं किसी ना किसी रूप में वो हमें परेशान करते रहते हैं, हम पर हमले करते रहते हैं और हम पर जो हमारी जो गरीब अवाम है और जो मासूम अवाम है उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हमने जो अभी ये बात कही है कि जो बलूचिस्तान के अंदर आके बैठेंगे किसी तरह से, तो जिसने आतंकवाद पैदा करा वही तो खतरे में आया। आतंकवाद पैदा करा था अफगानिस्तान ने, तो आज अफगानिस्तान की हुकूमत खत्म हो गई। कल पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है कि ये आतंकवाद उसको फायदा पहुंचाएगा, तो ये आतंकवाद उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा। यही यही तालिबान जो है ना कल पाकिस्तान की हुकूमत को भी खत्म कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। और ये किसी ना किसी तरह से अगर खतरा है तो वो हमारे भारत के लिए है और हमें आज पूरी तरह से जाग जाना चाहिए और पूरी दुनिया में ये बात बतानी चाहिए कि ये आतंकवादियों को रोकने में पूरी तरह से अमेरिका जो है सक्षम नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अशरफ गनी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं इस आतंकवादियों का एक हिस्सा रहे, बड़ी खामोशी के साथ में उन्होंने इस मुल्क को छोड़ा। उन्होंने पूरी तरह से जो है वो अफगानिस्तान को धोखा नहीं दिया बल्कि पूरी दुनिया को धोखा दिया, और पूरी दुनिया जो है वो समझ सकती है इस बात को कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो कितनी खामोशी के साथ में निकल गए और इन आतंकवादियों ने, ये तालिबान ने उनको निकलने क्यों दिया, एक सवाल है। फाइनल कमेंट, कभी कभी ये खबरें आती हैं कि भारत सरकार बैकडोर या फ्रंट डोर डिप्लोमेसी अपना रही है तालिबान से बात करने के लिए, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत एक समझदार मुल्क है, पूरी दुनिया में अमन चाहता है। अगर वो कोई अगर कोई पॉलिसी अगर अपनाने की बात कर रहे हैं तो अभी उसके ऊपर विचार जरूर हो रहा होगा, लेकिन अपनी मुल्क की सलामती को देखते हुए भारत जो भी कदम उठाएगा वो अच्छा ही कदम उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे रईस खान पठान साहब, जिनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि भारत सरकार से पॉजिटिव अपेक्षाएं हैं, भारत एक समझदार मुल्क है, प्रधानमंत्री एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जाएगी कि जो देश के और दुनिया के हित में हो और हक में हो, भारत ऐसा ही कोई कदम उठाएगा। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।